हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, एस्टेट जो है दिसंबर 7 और 8 को होने वाला है। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 4 नवंबर यानी कल से जो है स्टार्ट हो चुकी है। 14 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अब एस्टेट के लिए लगभग जो है 1 मंथ का टाइम यहाँ पर रह गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स की जो है यहाँ पर डिमांड आ रही थी, एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वीडियो बनाई जाए। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरह का उसका पैटर्न रहने वाला है, और सिलेबस जो है कौन सी बुक से कवर किया जाए और किस किस तरह से जो है क्वेश्चंस को पढ़ा जाए, या क्या हम स्ट्रेटजीज के अंदर अपनाएं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी। आज जो ये वीडियो है उसी पर रहने वाली है कि आपको सिलेबस जो है कौन सा रहने वाला है, कहाँ से उस सिलेबस को कवर करें और किस तरह से 1 महीने के अंदर जो है आप एस्टेट की प्रिपरेशंस करें ताकि आपका इस बार का एस्टेट जो है क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एस्टेट का एग्जाम में जो है पीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर है वो 150 मार्क्स का रहता है, यानी इसके अंदर 150 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल सेक्शन जो होता है वो 90 मार्क्स का रहता है और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स जो सिलेबस है वो 60 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो 60 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाएंगे। 90 मार्क्स का यहाँ पर जो है आपका जनरल पेपर रहता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है और किस तरह से रहने वाला है। और क्वालिफाई करने के लिए जो है आपको 90 मार्क्स यहाँ पर चाहिए होते हैं, एक्सेप्ट एससी एंड फिजिकली एबल कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, उनको छोड़ उनको जो है 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। बाकी सभी कैटेगरीज और आउट ऑफ हरियाणा कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर द क्वालिफाइंग ऑफ द एस्टेट एग्जाम। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो इस बार जो है इन्होंने काफ़ी क्लियर किया है कि किस तरह के स्टैंडर्ड हम लोग को लेके चलेंगे। पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी एज वेल एज पीआरटी। पीजीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीडीपी रहेगी वो 14 टू 17 ईयर्स एज ग्रुप के रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे 17 ईयर्स एज ग्रुप तक आपको पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी कैसी रहती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग, लर्निंग, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर भी 14 एंड 17 ईयर्स का ग्रुप पूछा जाएगा। 14 एंड 17 ईयर्स लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें रहता है कि जो 9 टू 12 का सिलेबस होगा वहाँ पर जो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस रहता है वो आपको यहाँ पर रीड आउट करना होगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया उसके अंदर सिर्फ टॉपिक मेंशन है, कंप्लीट जो है आप लोगों को मेंशन नहीं है कि क्या डिटेल में पढ़ना है। तो 14 टू 17 ईयर्स का यहाँ पे मतलब रहता है कि आपको 9 टू 12 का जो है रीड आउट करना होगा। और फिर बात करते हैं जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज के अंदर जो है हरियाणा जीके, मेंटल रीजनिंग एबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल, क्योंकि पीजीटी लेवल है, 3rd लेवल है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट बेस। तो सब्जेक्ट बेस में बात करें तो कॉन्सेप्ट बेस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होगा, पैथोलॉजिकल बेस्ड होगा, जिसमें 9 टू 12 का जो सिलेबस है, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में जो उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर जो है रीड आउट करना होगा। वो आपको सिलेबस यहाँ पर कंप्लीटली करना होगा। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया 90 मार्क्स होते हैं, एक्सेप्ट एससी कैंडिडेट्स एंड फिजिकल कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के कम्प्लीटली सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल वाला अगर हम बात करें तो इसमें बात करिए द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फाइव बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, देखो सिलेबस जो है बायोलॉजी का बहुत वाइड है। आप कहाँ से पढ़े ये भी मैटर करता है, क्योंकि कहाँ कितना पढ़े, बीएससी लेवल का पढ़े, एमएससी लेवल का पढ़े। देखो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 60 मार्क्स के होंगे। 60 मार्क्स में अगर मैं बात करती हूँ तो 40 टू 45 मार्क्स आपको, अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी का टॉपिक करके जाते हो, जितने भी टॉपिक मेंशंस हैं एनसीईआरटी से पढ़ के जाते हो तो आपके, और अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आप लोग करके जाते हो तो आपके 40 टू 45 मार्क्स ईजिली हो जाएंगे और आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है कितना टफ है इसके हम लोग कह नहीं सकते, थोड़ा कई बार टफ भी हो जाता है। बट फिर भी लास्ट टाइम 2023 में डिपार्टमेंट ने मेंशन किया था कि हमारा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। तो अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके जो है आपको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि टॉपिक डिटेल में मेंशन नहीं है, उन्होंने हेडिंग डाल दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेक्चर से, तो ये कंप्लीटली हो जाता है। तो बात करते हैं तो एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक्स बहुत वाइडली जो है मेंशन है। प्लस वन के एनसीईआरटी में आप देख सकते हो
बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस यूनिट बनती है, सेल वाली यूनिट बनती है, अगर आप वो बहुत अच्छे से पढ़ते हो सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में, मेयोसिस जो है बहुत अच्छा मेंशन्स है एनसीईआरटी के अंदर। उसकी एक लाइन कंप्लीटली प्रोफेज फर्स्ट जाइगोटीन टील एचिटीन, ये फेस बहुत अच्छे से मेंशन्स है वहाँ पर, बिल्कुल एक एक वर्ड आप क्लियर करें वहाँ पर, आपका जो है यहीं से करने की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो सेल वहां से टॉपिक आप लोगों का मेरे ख्याल से एनसीईआरटी इनफ रहेगा। आप पीवाई क्यू भी देख सकते हो, पीवाई क्यूज भी आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी से करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है प्लांट टिश्यू की है। तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। अगर बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की, तो लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी से रहेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है जैसे 3 किंगडम आ जाते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर 5 किंगडम मेंशन्ड है, बट आप 2 किंगडम किसने दिया था, 3 किंगडम किसने दिया था, 4 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम किसने दिया था। अब जो है 3 डोमेन सिस्टम भी पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन एस्टेट के अंदर आप लोग देख सकते हो 3 डोमेन सिस्टम से भी पूछे गए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा आप जो है ये टॉपिक्स भी आउट ऑफ एनसीईआरटी करिए। 3 डोमेन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक आपको बाहर से करने होंगे। फिर उसके बाद आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर आती है वो आपको सेल वाले चैप्टर में भी है, उसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर आपको करने की जरूरत है क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा कम मेंशन है। फिर प्रोटिस्टा एंड संजाई जो ग्रुप होता है वो आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। फिर आता है लास्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस वाला टॉपिक। जो वायरस वाला टॉपिक है वो भी आप दिया हुआ है, अच्छा मेंशन है, बट थोड़ा सा उसको आप बाहर से कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वायरस से रिलेटेड जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी साल पूछा जा सकता है अगर वायरस से आता है, तो थोड़ा सा आप उसमें अपना कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर रखें एनसीईआरटी से आउट ऑफ कि कौन से वायरस के अंदर, जैसे तोबाकू मोजाइक वायरस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्लांट में कैसे होते हैं, तो इससे थोड़ा सा मेंशन आप लोग लेके चलें। बाकी ये वाला टॉपिक यहाँ से रहेगा। मेन तो आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 डोमेन सिस्टम जो है आप लोगों को यहाँ पर करना होगा, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। फिर बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो ये जो है आप लोग एनसीईआरटी से इनफ कर सकते हो क्योंकि प्लांट किंगडम हो जाता है, इसके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पीवाई क्यूज भी आप लोग इसके देख सकते हैं। सबसे पहले पीवाई क्यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो है आप लोगों को आइडिया होगा एग्जाम का। आप चैप्टर वाइज मैंने डिटेल में प्रोवाइड किए हुए हैं, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन करी हुई है। आप देखोगे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, और अगर आपको नहीं, आप एनसीईआर पीवाईज क्यों करते हो, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है और कहाँ तक लेवल आपको पढ़ना होगा। ये मेरे को भी अब समझ इसलिए आया क्योंकि मैंने भी डिटेल में उसको स्टडी के एनालाइज किया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आउट ऑफ लगते हैं और कहाँ से जो है आप एनसीईआरटी कर सकते हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, तो सारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्गी, फंजाई, सॉरी एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पर करनी होगी। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट, ये भी बहुत डिटेल में मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर आप लोगों को नहीं पड़ेगी। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन द प्लांट, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, सीड जर्मिनेशन, ये प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोगों को ये भी मेंशन है। सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन +2 का टॉपिक, ये भी जो है कंप्लीट डिटेल में मेंशन है। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आराम से आपके हो जाएंगे। सिलेबस बहुत वाइड है, हर चीज हम लोग एनसीईआरटी आउट ऑफ नहीं जा सकते। जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन एक दो पूछे गए। ठीक है, फिर बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस से और रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है इजी से, इससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बट ये तो मिनिमम पूछे ही जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का जो वेटेज है पूरे इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज फोटोसिंथेसिस है, प्लांट फिजियोलॉजी का हम लोग कह सकते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी में भी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C3 प्लांट, C4 प्लांट, C2 प्लांट, कैम प्लांट्स, ये सारे से रिलेटेड जो है एक जो कंपेरिजन हो सकता है एक दूसरे का, या फिर सम एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने का 100% यहाँ पर मिलेंगे। फिर बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं सबसे पहले एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस तो जो है एनसीईआरटी से आउट ऑफ ही पूछे जा रहे हैं।
काफ़ी मेरे को जिन्होंने भी पीडीएफ लिया है सभी ने यही मेंशन करा है, मैंने भी यही देखा है कि एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं। बहुत डिटेल में कई बार जो है इसकी पूछी जाती है। तो जो जूलॉजी वाले हैं वो तो एनिमल किंगडम को काफ़ी अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उन्होंने तो पूरा एमएससी उसी में कंप्लीट किया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बॉटनी वाले मैं कहूँगी ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी करो, कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी अगर हर साल 7 से 8 क्वेश्चन एनिमल किंगडम पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन एनिमल किंगडम से पूछे जा रहे हैं। तो उसमें से 3-4 क्वेश्चंस तो आपके हो जाते हैं, आपने भी थोड़ा पढ़ा है बीएससी में भी। बट अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं तो फिर वो टेंशन रहती है कि कैसे नहीं हुए। तो जिससे हो रहे हैं जूलॉजी वाले तो इस पोर्शन को करेंगे प्रिपेयर क्योंकि उनका तो टॉपिक ही यही है। बॉटनी वाले को यही है कि आप प्लांट फिजियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें, एनिमल किंगडम पे एनसीईआरटी से। बट अगर आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम है तो एनिमल किंगडम को भी थोड़ा डिटेल में आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़िए, पीएससी की बुक्स में, या फिर आप कोई और भी जो है हेल्पफुल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी काफ़ी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी, सॉरी, उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो यहाँ पर जो है सेंस ऑर्गन रिप्रोडक्शन एंड एनिमल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन +2 के टॉपिक्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो ये भी जो टॉपिक है आपको एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से मेंशन है, यहाँ से हो जाएगा। एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं, बट यहाँ से आप लोगों को एनसीईआरटी से काफ़ी कवर अप आपके हो जाएंगे। फिर बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी अगर हम बात करें तो जो लोकोमोशन वाला चैप्टर है, अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से जो है मेनली पूछे जा रहे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल सिस्टम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम था, तो क्वेश्चन वहाँ पर लिंक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन वहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आप कर लेते हो तो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आप लोगों का हो जाता है, बट क्वेश्चन यहाँ से कम है। लोकोमोशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्बर बोन्स वगैरह से क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक जो टॉपिक यहाँ पर रहता है दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी जो है यहाँ पर मेन जो है चैप्टर रहता है। लोकोमोशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही चैप्टर आपकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर देते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पर ये पे करना होगा। एनसीईआरटी में मेंशन है लाइंस, बट उसको ना एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली नहीं है, आपको उसको समझने के लिए ना कोई हेल्प बुक लेनी पड़ेगी यहाँ। तो यहाँ पर आपका तभी क्लियर होगा जब आप कोई हेल्प बुक यहाँ पर लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशंस कंप्लीट है बट समझने के लिए हेल्प बुक की ज़रूरत है, तो ये टॉपिक्स भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो ये जो है सारे +2 के टॉपिक हैं। डिजीज टाइप्स, कॉजेज, एजेंट्स, प्रिकॉशंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन ह्यूमन प्रोडक्शंस एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये टॉपिक्स भी जो है आप लोगों को +2 के एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। अब जो एक्चुअली नई एनसीईआरटी आई है उसमें से ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है डिलीट कर दिया गया है, बट सिलेबस में एस्टेट के सिलेबस में ये टॉपिक्स मेंशन है तो आप लोगों को करने होंगे। तो उधर से टॉपिक जो है कैंसिल हो गए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बट एस्टेट के सिलेबस से कैंसिल आउट नहीं हुए हैं। और स्ट्रेटजीज जो है आप लोगों को करनी होगी, कौन सा जो है फूड कहाँ प्रिपरेशन होते हैं, किस तरह से होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स। ठीक है, इसकी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली फूड रिप्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे +2 के टॉपिक है, यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी की जो यूनिट है यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो जो इंटरेक्शंस होते हैं दैट इज म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, प्रोटोकोपरेशंस, एमिनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। इससे रिलेटेड नंबर पिरामिड नंबर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जा रहे हैं, एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इकोलॉजी भी अच्छा वेटेज यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को इजीली मिल जाएंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, एनसीईआरटी से आप कर सकते हो। थोड़ा सा इसको अच्छे से एनसीईआरटी से रीड आउट करो, और थोड़ा सा इकोलॉजी में ये भी रहता है कि जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह है वो आप लेटेस्ट करो। ठीक है, लेटेस्ट जो एनसीईआरटी के रहते हैं वो आपको यहाँ पर करने होंगे, और क्या क्या कंजर्वेशन जैसे हो रहा है, कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ कई बार न्यूज़ में रखती है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जा रहे हैं।
अदरवाइज एनसीईआरटी से तो मोस्ट ऑफ हो जाता है, बट एक दो क्वेश्चन हो ही जाते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स अब कितने हो गए हैं, कंजर्वेशन जैसे टाइगर रिजर्व्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो उससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कंप्लीटली मेंशन नहीं है, बट एक थोड़ा एक दो ऑप्शंस आपको देखने लगे कि हमने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में, बट अगर आपको जो थोड़े एक्सटिंक्ट स्पीशीज वहाँ पर मेंशन हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का भी थोड़ा टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर करना होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। प्लस टू के टॉपिक में सबसे ज्यादा वेटेज जो लगता है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर। आपको यहाँ पर इस यूनिट से, ठीक है, 3 चैप्टर यहाँ पर इस यूनिट में बनते हैं एनसीईआरटी में, तो आप लोगों को 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशली जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से डाउन सिंड्रोम, पेडिग्री एनालिसिस, इंट्रैक्शंस, एलिलिक इंट्रैक्शन, एक नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन था, ठीक है। ये तो एलिलिक इंट्रैक्शन, एक तो होता है नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, जैसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, उसका जो रेशो रहता है वो आप याद रख लिए, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, वो आप लर्न कर लीजिए यहाँ पर। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब जो है बोर्ड पूछ रहा है अभी इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कब इसको स्टार्ट किया गया था, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर बेसिस में याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, ये टॉपिक थोड़े रहेंगे। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में से मेंडल इनहेरिटेंस और नॉन मेंडल इनहेरिटेंस दोनों ही से जो है क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा मेंशन है। तो ये इंट्रैक्शन जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, दैट इज नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, दैट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये आप लोगों को आउट ऑफ एनसीईआरटी रीड आउट करने होंगे। अगर आप पीवाईक्यू लेते हो तो मैंने वहां पर कंप्लीटली उसको मेंशन किया हुआ है। तो पीवाईक्यू से जो है आप, क्योंकि मैंने जो है ऑप्शंस भी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं, तो कुछ आपको वहां से भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से टॉपिक्स को करना है। तो मैं नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो वो है बायोटेक्नोलॉजी वाला। बायोटेक्नोलॉजी से भी जो है पहले क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, बट अब लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन जैसे इस पे पूछा गया था, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो अगर हम देखें उसके स्टेप्स पूछे गए थे, तो ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये था सिलेबस फ्रॉम द एनसीईआरटी। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी की बात करें तो 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछे जाते हैं। 60 में से 50 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के होते हैं और 10 जो है पेडागोजी से होते हैं। ये जो है पेडागोजी पिछली बार जब 2023 का पेपर हुआ था उसमें मेंशन की गई थी, बट पेडागोजी से क्वेश्चंस नहीं आए थे इस बार। फिर जो है बाद में जो है शायद ग्रेस मार्क्स भी इस पे बोला गया था कि दिए जाएंगे, बट पता नहीं कैसे उन्होंने नॉमिनेशन लगाई थी। बट अब जो है दोबारा फिर मेंशन है, और इस बार पेडागोजी से क्वेश्चन जो होंगे, बायोलॉजी पेडागोजी से क्वेश्चन होंगे, जिसको हम कह सकते हैं साइंस पेडागोजी से क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ पूछे जाएंगे। तो ये अबाउट 5 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से 10 होना चाहिए, बट फिर भी 5 to 10 में हम लेके चलते हैं कि इसके आपको पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप एनसीईआरटी करें, कुछ टॉपिक एनसीईआरटी से बाहर करें, अपने सब्जेक्ट पर जो है ध्यान देना है, बट इतना भी नहीं क्योंकि टाइम जो है 1 मंथ का रह चुका है। आपको जनरल सेक्शन पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि वो टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कितना सब्जेक्ट टफ आएगा उसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पीवाईक्यू से करिए। सीडीपी के पेपर्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को 7 ईयर्स के प्रोवाइड कर दिए हैं, जो जो पीडीएफ ले रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, तो उधर से उसको लगाइए। अब आप जो है सारे पीवाईक्यूज फॉलो करिए और उससे उसको सॉल्व करके देखिए कि आपके सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो उस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड आउट करिए, देन उसके बाद फिर जो है दोबारा पीवाई करने की कोशिश करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी जो है सिलेक्शन 100% हो जाएगा, स्टेट आपका 100% यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, यूनिट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, चैप्टर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा जो है सही नहीं हो रहा, आप जो है उसको उस पर वर्क करोगे एंड देन आप जो है अपने पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अगर आपको जो है एस्टेट का पेपर क्लियर करना है। और 60 में से अगर हम देखेंगे ना तो 3 से 4 क्वेश्चन
100% रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह अगर टोटल पूरे पेपर का देखे जाएंगे, पेडागोजी के क्वेश्चंस जो आप स्पेशली देख सकते हो, हर साल मतलब 7 ईयर्स के पेपर है जैसे, तो आप ये सोच लो 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसी क्वेश्चन से होंगे, ठीक है, बिल्कुल ही मतलब बस ऑप्शन चेंज करके हैं, जैसे हेडिंग में भी सेम हो, ऑप्शन चेंज करके, या ऑप्शन सेम हो, आपकी बार नोट लगा के पूछ ले, पहले चाहे नोट लगा के ना पूछो। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं। आप जो है रिव्यूज भी देख सकते हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है और यूट्यूब पे भी डाले हैं। वो जो है कैंडिडेट्स खुद बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीटेड हैं फ्रॉम द ऑप्शन इटसेल्फ, ठीक है, ऑप्शन से ही जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया, नोट लगा दिया, कई बार नहीं लगाया, इस तरह से क्वेश्चन ही चेंज करके जो है हर साल पूछे गए हैं। आप जो है 7 साल के प्रोवाइड जो है मैंने कर दी है, आप उनको देख सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट 90% जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी जो पीवाईक्यूज आप करोगे, आपको बहुत 90 to 100% ही, मोस्टली मेरे को लगता है कि 100% ही हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप जो है यहाँ पर 90 मार्क्स बहुत इजिली क्लियर कर पाएंगे। आई एम श्योर अगर आप पीवाईक्यूज लेते हो तो आपके जो है यहाँ पर 100+ मार्क्स होंगे। और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड आउट करते हो, अच्छे से पीवाईज करते हो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हो, आपका जो है इसके अंदर 100% स्कोर बहुत आराम से होगा, ज़्यादा भी उसके अंदर आराम से हो जाएगा। बट हमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो 100+ आते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो आराम से पेपर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। तो अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए स्टेट के एग्जाम के लिए, सारे पेपर चाहिए लास्ट 7 ईयर्स के, तो आप जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पर जो है मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने यूट्यूब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जो है आप मुझे पर्सनल वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैंने अपनी आईडी भी मेंशन की हुई है, इट्स गरिमा गोयल के नाम से, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपका स्टेट की पीवाईक्यू। ये एक पेड पीडीएफ रहने वाली है। 7 ईयर्स के बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको जो है मैंने फुली एक्सप्लेन किया है विद देयर ऑप्शंस की, ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है और ये ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, कंप्लीटली आप लोगों को मेंशन करने को मिलेगा। आप रिव्यूज भी देख सकते हैं और साथ ही साथ में जो जनरल सेक्शन का पेपर है वो मैंने आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड वहाँ पर हो रहा है इन अ पेड पीडीएफ। आप जो है 320 की ये पीडीएफ रहने वाली है फॉर द 7 ईयर्स, जिसके अंदर आप लोगों को 7 ईयर्स के बायोलॉजी का जो सॉल्व पेपर है वो मिल रहा है, आपको फुल एक्सप्लेन मिल रहा है, और जनरल सेक्शन का पेपर भी विद देयर आंसर कीज प्रोवाइड किया जा रहा है। जनरल सेक्शन को जो है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बट उसके आंसर की आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो ये पेड पीडीएफ रहने वाली है, टेलीग्राम चैनल पर जो है आप लोग ये मुझसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।